हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। देखते हैं फिर आज क्या नया ट्विस्ट होने वाला है अनुपमा में। बाबूजी चुपचाप से बाकी फोटोज ले रहे होते हैं मोबाइल में, तभी जो है राही उन्हें देख लेती है और कहती है बाबूजी आप बहुत स्वीट हो। तो बाबूजी उससे बोलते हैं मैं तो स्वीट हूँ, पर तू इतनी मुरझाई हुई क्यों है। इस पर राही जो है बाबूजी से लिपट जाती है और कहती है कुछ नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही आप बहुत दिन बाद आए हो ना, इसलिए मैं आपको देखकर बहुत खुश हो रही हूँ और कुछ फादर फिगर की कमी महसूस हो रही थी, बस अब वो नहीं होगी, आप आ गए हो तो। बाबूजी उसको बोलते हैं कि तू क्या कल की बात को लेकर इतनी परेशान है। तो वो कहती है हाँ मैं बहुत गिल्टी हूँ। कहते हैं क्यों, तू गिल्टी क्यों है। तो वो उससे बोलते हैं कि जो है मैं इसलिए गिल्टी हूँ क्योंकि मैंने माही का प्यार छीन लिया। वो कहते हैं नहीं, तूने माही का प्यार नहीं छीना है, बल्कि तू उसे अपना प्यार देना चाह रही थी, बस वो नहीं दे पाई है, इसलिए तू गिल्टी मत हो। वो कहते हैं अगर तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, एक काम करते हैं, माही की ज़िंदगी में जो प्यार की कमी है उसे तू पूरा कर दे। तभी वहाँ पर अनुपमा आ जाती है और वो उसको बोलती है कि बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी आपने, और राही को बोलती है राही प्यार के बहुत सारे रूप होते हैं। वो कहते हैं माही की ज़िंदगी में बहन की कमी, दोस्त की कमी तू अपने प्यार से पूरा कर दे। तू जा उसके पास जा, उसको स्पेशल फील करा, उससे बातें कर, और फिर वो उसको एक फ्रूट्स की प्लेट देकर कहती है चाहिए फ्रूट्स तू उसको भी खिला और खुद भी खा। और फिर अनुपमा चुपचाप खड़ी रहती है। इससे बाबूजी बोलते हैं क्या हुआ, तू परेशान हो गई। तो वो कहती है कि हाँ मैं अपनी बेटियों को लेकर कुछ परेशान हूँ, इन दोनों की लाइफ में कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए, इनमें दूरी ना आ जाए। इस तरह से वो बाबूजी से बात करती है। वो कहते हैं बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। बाबूजी कहते हैं आसान नहीं है पर करना पड़ेगा। तो अनुपमा बोलती है हाँ करना तो पड़ेगा बाबूजी, बस मुझे यही चिंता है इन दोनों के बीच में कोई दीवार ना खड़ी हो जाए। इस पे बाबूजी बोलते हैं तू फिक्र मत कर, चल आ तू अपनी बेटियों को संभाल, मैं तुझे संभालता हूँ अपनी बेटी। और फिर अनुपमा जो है वो बाबूजी के अपने लिए चाय बनाने लगती है और फिर वो लोग डिस्कशन करने लगते हैं कि आगे क्या सोचा है। इसमें वो कहते हैं कि अभी तो बहुत गर्मा गर्मी है तो इसलिए अभी इस बारे में नहीं सोचेंगे, थोड़ा सा समय बीत जाए फिर इस बारे में डिसाइड करेंगे। बा वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि सोचना क्या है इस बारे में। मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी राही और प्रेम की सगाई करके और ये तमाशा ख़त्म करो। कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम तो किसी और तीसरी के साथ प्रेम गीत गा रहा है। अनुपमा कहती है बा क्या आगे कुछ गलती ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए जल्दबाजी करना क्या सही है। बाबूजी भी कहते हैं कि जल्दबाजी में कुछ गलती हो गई तो क्या करेंगे। बा उस पर भी वो करती है और कहती है कि अगर देर करने में कोई गड़बड़ हो गई तो। बा को डर होता है कि राही और प्रेम एक दूसरे के साथ हर वक्त रहते हैं, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगी। इस पर अनुपमा बोलती है आप ठीक कह रहे हो बा जो कह रहे हो, पर जल्दबाजी तो नहीं कर सकते ना। बा कहती है मुझे लोगों को बोलने का मौका नहीं देना है। अनुपमा कहती है कि आप जो कह रही हैं बा वो बिल्कुल सही है, लेकिन चाय अगर गरम गरम पिएंगी तो मुंह तो जलेगा। अनुपमा कहती है बा थोड़ा समय दीजिए, हर कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा, और वैसे भी आप देखिए घर का माहौल भी कितना ख़राब हुआ है। बाबूजी बा और अनुपमा बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि घर का माहौल भी इतना ख़राब चल रहा है, सबका मन भारी भारी है, तो ऐसे में क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। अनुपमा कहती है सबको थोड़ा समय चाहिए, अगर अभी से हम लोग ऐसे डगमगाते कदम रखेंगे तो आगे पक्का जाकर गिरेंगे। बाबूजी कहते हैं दुर्घटना से देर भली। अनुपमा भी इस बात पे सहमति देती है, पर बा कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, पर मुझे जगहसाई नहीं चाहिए, इसलिए जल्दी से जल्दी उन दोनों की शादी करवा के काम ख़त्म करो। तभी अचानक वहाँ पे प्रेम आ जाता है और कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता। इस पर बाबूजी और अनुपमा तीनों बड़े परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे के चेहरे को देखते रहते हैं। इतने में प्रेम आता है अंदर आकर प्रेम सबको विश करता है और फिर कहता है कि मेरा मतलब सिर्फ ये है कि मैं शादी अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, उसके बाद ही शादी करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं राही की जिम्मेदारी उठाने के लायक हो जाऊँ। प्रेम हाथ जोड़कर अनुपमा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं राही को एक अच्छा घर, एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, बस और कुछ नहीं, मुझे उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो अनुपमा कहती है ठीक है दिया, मैंने तुम्हें समय दिया और तुम्हारी बहुत अच्छी सोच है ये। अनुपमा कहती है अच्छी बात है, ये समय मिलेगा तो तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकोगे, परखोगे, एक दूसरे को जानोगे, तो ये समय तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और उसके बाद हम लोग शादी के बारे में सोच। तभी बाबूजी उठकर कहते बेटा शादी जब होनी होगी तब हो ही जाएगा, संजोग जब बना होगा तब
हो ही जाती है, उसे कोई रोक नहीं सकता है संजोग को। वो कहते हैं तुम और राही दोनों तब तक अपने काम और अपने करियर पे ध्यान दो। तभी प्रेम हाथ जोड़कर बाबूजी और अनुपमा को थैंक यू बोल के कहता है कि मैम मैं आप कोशिश करूँगा कि अब दुगनी मेहनत करूँ और बहुत जल्द इस लायक बन जाऊँगा कि आपसे आपकी बेटी का हाथ मांग। अनुपमा उसे शाबाशी देकर और ऑल द बेस्ट कह देती है। उसके बाद भी बा यही कहती है कि मैं तो अभी भी यही कह रही हूँ कि तुम इन दोनों की शादी कर दो। तभी अनुपमा कहती है कि वो तो किचन में जा रही है और बाबूजी जो हैं वो आकर बा के पास बैठ के उससे बातें कर। बाबूजी बा को कहते हैं कि एक बात बता, तुझे अगर शादी देखने का इतना ही शौक चढ़ा है तो फिर हम फिर से शादी कर लेते हैं। बा बोलती है कि आप शायद भूल गए कि हमारी शादी 2 बार हो चुकी है। इस पर बाबूजी कहते हैं हाँ तो क्या हुआ, हम तीसरी बार शादी कर लेंगे, तो बस हाँ बोल दे। बाबूजी बोलते हैं और फिर शादी के बाद मैं तुम्हें हनीमून भेज दूंगा। बा और बाबूजी हंसने लगते हैं। बा कहती है, इशारा करती है, तो बाबूजी कहते हैं नहीं नहीं, मतलब हम दोनों हनीमून चले जाएंगे। और फिर हंसी मजाक में बात खत्म। राही माही से मिलने उसके कमरे में आती है। तभी उसे वही सब बातें याद आती हैं जो पार्टी के अंदर उसकी एंगेजमेंट में माही के साथ हुआ। और माही की बातें याद करके राही परेशान होने लगती है कि उसने कैसे कहा था कि राही ने तो तुम्हें अनुमा खून के आंसू रुलाए थे, पर लेकिन तुम फिर उसकी तरफ हो। माही बोल रही थी कि अनुमा मेरे दिल में, आपके दिल में मेरे लिए बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। राही को बीती रात की सारी बातें याद आने लगी कि किस तरह से अनुमा ने फैसला सुनाया था कि प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए प्रेम और माही की शादी नहीं हो सकती है। और वो इसी सोच में डूबकर परेशान होने, पर वो फिर भी हिम्मत करके माही के पास आगे बढ़ती है। राही फ्रूट्स लाके माही को देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेके आई थी, देखो स्ट्रॉबेरी तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है ना। इस पर जो है माही बोलती है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम पसंद है, तुम मुझे प्रेम वापस दे दो। वो कहती है कि तुम प्रेम को क्यों नहीं लाई, प्लीज़ राही मुझे प्रेम वापस दे दीजिए, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊँगी। ऐसा वो उसको हाथ पकड़ के बोलने लगती है, जिससे राही घबरा जाती। माही काफ़ी प्रेशर करके उसको बोलती है राही से कि प्लीज़ राही मुझे कुछ भी करके प्रेम वापस दे दीजिए, और फिर ज़ोर से हंसने लग जाती है। ये देखकर राही अचंभे में रह जाती कि इसको क्या हुआ कि ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। तो माही कहती है कि मैं तो मजाक कर रही हूँ, आपको अगर प्रेम से इतना प्यार था तो मुझे बताना चाहिए था आपको। वो कहती है प्रेम ने भी कुछ नहीं कहा, आपने भी कुछ नहीं कहा, मैं कोई इतनी सेल्फिश नहीं हूँ किसी का प्यार उससे छीन लूँ। माही बहुत अच्छा बन के राही से कहती है कि आप मुझे एक बार कहती तो सही, क्या मैं अपनी बहन की फीलिंग्स नहीं समझती। राही को लगता है शायद सब कुछ ठीक हो गया, माही ने हमें माफ़ कर दिया। देखते हैं आगे क्या होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आगे क्या होगा इस बारे में। क्या सच में माही ने राही और प्रेम को माफ़ कर दिया? राही गले लगकर माही को थैंक यू बोलती है और कहती है थैंक यू सो मच हमें समझने के लिए, और तुम हमसे अपसेट नहीं हो, हमसे परेशान नहीं हो, हमारे इस फैसले से नाराज़ नहीं हो करके वो उसको गले लगा लेती है। वो कहती है माही अगर तुम हमसे नाराज़ रहती तो मम्मी, प्रेम, मैं सब हम गिल्ट में मर जाते। इस पर माही फिर अच्छा बनती है और कहती है कल के लिए भी मैं सॉरी मांगती हूँ जो मैं ओवर रिएक्ट कर गई उस बात के लिए। कहती है पर मैं अब समझ गई हूँ कि एक तरफा प्यार में जो है खुशी नहीं मिल सकती है। ऐसा क्या आपको लगता है क्या माही सच में समझ गई है कि प्रेम उससे प्यार नहीं करते, राही से करता है, इसलिए उसे राही से ही शादी करनी चाहिए, या फिर माही कुछ और सोच रही है? वो कहती है प्रेम और आप एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए प्रेम आपके हैं, पर क्या मैं प्रेम की दोस्त बन सकती हूँ? इससे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। राही कहती है नहीं नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हारी और प्रेम की दोस्ती से। तभी राही की नज़र माही पे की रिंग पर पड़ती है जो उसे पिछली रात में प्रेम ने पहनाई थी। तो माही देखती है और कहती है कि ओहो हो सॉरी इतनी सारी चीज़ों के अंदर मैं तो भूल ही गई थी इस रिंग को उतारने। तो राही बोलती है कोई बात नहीं सब ठीक है। राही तो उसे बोल देती है कि मैं सब समझ सकती हूँ। फिर माही जो है उस अंगूठी को उतारने की एक्टिंग करने लगती है और ऐसे करती है जैसे अंगूठी उसकी ये उंगली में फंसी गई है। काफ़ी देर तक ये ड्रामा चलता रहता है। राही जैसे कि बहुत अच्छी है वो फिर भी कहती है कि कोई बात नहीं, अगर रिंग नहीं निकल रही है तो कोई बात नहीं, ये रिंग थोड़ी टाइट है, फंस जाती है, मेरे भी फंस गई थी, इसीलिए कोई बात नहीं, तुम इसे मत निकालो, ये रिंग ही तो है। और फिर कंसर्न में राही उसको बोलती है कोई बात नहीं माही, तुम अब आराम करो और मैं जाकर मम्मी की हेल्प करती हूँ, और तुम ये फ्रूट्स जो मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ इन्हें ज़रूर फिनिश कर लेना। वो बोलती है हाँ आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, मैं खा लूँगी सब।
राही वहाँ से जाने लगती है और फिर बहुत ही खुश होकर वो फिर पलट कर वापस आती है और माही से गले लगकर फिर उसको थैंक यू बोलती है। थैंक यू सो मच माही, थैंक यू। और फिर राही के वहाँ जाने के बाद आराम से माही उस अंगूठी को उतार लेती है जिसे वो ना उतरने का बहाना कर रही थी। आराम से उतार के और कहती है कि ये रिंग तो मुझे मेरे प्रेम ने पहनाई है और इसे तो मैं किसी हालत में भी तुम्हें नहीं दूंगी। और फिर वापस उस अंगूठी को अपने हाथ में पहनकर अपने हाथ को देखते हुए कहती है क्योंकि प्रेम मेरा पहला और आखिरी प्यार है। राही अनुपमा के पास आकर बोलती है माँ आप बिल्कुल परेशान मत हो, माही ठीक है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, उससे मेरी बात हुई है। तो अनुपमा बड़ा चंभित होकर उसको बोलती है तुमसे बात की उसने? कहती है हाँ माँ बस। फिर राही उसको बोलती है कि माँ दर्द जाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन माही का गुस्सा वो चला गया है क्योंकि माही ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि एक तरफा प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तभी अनुपमा को भी बीती रात की बात याद आने लगती है कि किस तरह से माही ने सब कुछ शोर मचाया था, गुस्सा किया था और कहा था कि प्रेम मेरे हैं और मुझे ही मिलने चाहिए। राही बेचारी तो यही सोचकर खुश हो रही होती है कि माही सब समझ गई है और आगे भी सब समझ जाएगी, पर अनुपमा को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। अनुपमा कहती है कि भगवान करे कि ऐसा ही हो कि माही सब समझ गई हो। बाकी वो उस राही को बोलती है कि तू अपने मन पे कोई बोझ मत लेना, तू परेशान बिल्कुल मत, क्योंकि गिल्ट का बोझ शरीर को नहीं आत्मा को ढोना पड़ता है और ये बोझ इतना भारी होता है कि फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अनुपमा उसे बहुत अच्छे से समझाती है कि तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और चल अब हम चलते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाके प्रसाद बांटते हैं। तो उससे बड़े आश्चर्य से राही पूछती है कि मंदिर हम किस बारे में प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं वहाँ? अनुपमा उसे एक्सप्लेन करती है कि माताजी के मंदिर में 10 साल पहले जब तू मुझे छोड़ के चली गई थी तब मैंने मन्नत मांगी थी, तो हर साल आज ही के दिन मैं काफ़ी सारा प्रसाद बना के मंदिर ले जाती हूँ ताकि सारे भक्तों को, तो आज के दिन तो मैं भंडारा लगाऊंगी क्योंकि माताजी ने मेरी मन्नत पूरी कर दी और मुझे मेरी बेटी वापस दे दी। अनुपमा उसे बोलती है चल जल्दी चल वरना वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी, फिर माताजी के दर्शन करने के लिए हमारे को लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। इस पर राही बोलती है वो क्यों होगा? तब अनुपमा उसको एक्सप्लेन करती है कि आज के दिन माताजी से जो मांगो वो सब मिलता है। कहते हैं आज के दिन वहाँ पे भव्य आरती होती है, कहते हैं आज के दिन जो भी आप माता से मांगोगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। कहती है खासकर माँओं के लिए ये मंदिर को बहुत माना जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। राही कहती है माँ अगर प्रेम की फैमिली होती ना तो मैं भी यही मांगती कि जल्दी से प्रेम को उसकी फैमिली से मिला दे। वो कहती है बेटा तुम्हें माँ से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो सब जानती हैं, अगर तुमने जो मांगा है वो सही है तो माँ तुम्हारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी जल्दी ही। कहती है इन देवी माता की बहुत मान्यता है कि हर माँ यहाँ पर अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मांगने आती है। तुम देखना आज कहाँ कहाँ से कितनी सारी माएँ इस मंदिर में आएंगी। मंदिर में देवी माँ के मंदिर में एक करोड़पति औरत एंटर होती है और नंगे पैर अपने बेटे या अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगने के लिए आगे बढ़ती है। अपने सर पे पूजा की थाली लेके वो नंगे पैर अपनी सीढ़ियाँ चढ़ती हैं मंदिर के। तो क्या आप जानते हैं ये कौन है ये लेडी? अनुपमा मंदिर में एक भंडारा लगाती है जिसकी सभी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि अनुपमा का खाना बहुत ही अच्छा होता है। इस पर राही खुश होकर यही बोलती है कि मेरी माँ अन्नपूर्णा है इसीलिए उनका खाना इतना अच्छा होता है। अनुपमा खुश होती है पर लेकिन कहती है कि सब लोग जो हैं वो मेरे साथ साथ मेरी बेटी को आशीर्वाद दो क्योंकि इसके मिल जाने की खुशी में ही मैंने ये भंडारा किया है। और सब लोग बहुत खुश होकर वहाँ पर भंडारे से खाना खाते हैं। जो करोड़पति लेडी अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगने के लिए आई होती है उसकी चुन्नी उसकी थाली से उड़कर जाके अनुपमा के सर पे पड़ जाती है, जिसको अनुपमा देखती है और समझ लेती है कि ये एक माँ की अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगने वाली चुन्नी है और वो उसके लिए आगे बढ़ के उसको देने के लिए जाती है। इसी बीच में राही आकर बोलती है कि माँ कैसे लोग होते हैं ना, कितना शो ऑफ करते हैं। राही को लगता है कि शायद वो बॉडीगार्ड्स के साथ जा रही है तो वो शो ऑफ कर रही है, तो बोलती है कि ये लोग कितना शो ऑफ करते हैं, कुछ लोग तो मंदिर में आकर भी। इस पर अनुपमा बोलती है कि बेटा किसी को जाने बिना उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए, अब तू यहाँ पर भंडारा संभाल, मैं अभी आती हूँ उनकी चुन्नी उनको वापस देकर, वरना उनकी मन्नत पूरी नहीं होगी।
वो लेडी जिसे अभी हम नहीं जानते कि कौन है, पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में पूजा करने लगती है, मत्था टेकती है। पर इस पर भी सब लोग उसको यही समझते हैं कि ये पैसे वाली है और इसने सबके दर्शन रोक दिए हैं। तो सब उस पर कमेंट देने लगते हैं कि इसके पास भगवान ने इतना पैसा दिया है, फिर भी पता नहीं भगवान के यहाँ पर मांगने क्या आ गई है। तो बोलती अनुपमा ये सब सुन रही होती है, जो उसकी चुन्नी उसे देने आती है। वो कहती है भीड़ में उन लोगों से जो इस तरह से बातें बना रहे होते हैं उनसे कहती है कि अगर उसे कुछ मांगना है तो वो कहाँ जाएगी, वो भी तो इंसान ही है। हमें उसके गहने जेवर सब दिख रहे हैं, पर उसके मन में क्या चल रहा है, उसे किस चीज़ की कमी है, ये हमें नहीं दिख रहा है। और आज के दिन अगर वो आई है तो ज़रूर ही वो अपने बच्चे के लिए कुछ मांगने आई होगी। वो लेडी वहाँ पे पूरी श्रद्धा के साथ अपने बेटे के लिए, अपने बिछड़े हुए बेटे के लिए पूजा कर रही होती है, जो कि बाकी सारे लोग देख रहे होते हैं। पर अनुपमा को ये चिंता होती है कि बिना चुन्नी के इनकी पूजा कैसे पूरी होगी। सब लोग देख के कहते हैं कि बड़ी कड़ी तपस्या कर रही है, बड़े उससे पूजा कर रही है। तभी अनुपमा को ये भी लगता है कि इसी तरह से मैं भी परेशान थी जब राही यहाँ पर नहीं थी, तो मैं भी उसके लिए इसी तरह से परेशान थी। तो इसका और मेरा एक दर्द का रिश्ता, एक माँ का रिश्ता ज़रूर है, इसलिए मुझे किसी भी तरह से ये चुन्नी इस तक पहुँचानी चाहिए। तभी भीड़ के बीच में से अनुपमा निकल के जाती है और आवाज़ देकर उस लेडी को बोलती है कि मैडम रुकिए, अभी चढ़ावा मत चढ़ाइए, क्योंकि इस चुनरी के बिना आपका चढ़ावा अधूरा है। ये सब सारी पब्लिक भी देख रही होती है और पंडित जी भी रुक के देखते हैं। बाकी वो लेडी भी देखती है कि उसके पास वो चुनरी है ही नहीं जैसे चढ़ाने और जिसके लिए वो मन्नत मांगने आई है। अनुपमा अंदर आके उन्हें चुन्नी देती है और कहती है ये आपके बेटे के लिए आप कर रहे हो। इससे वो पूछती है कि आपको कैसे पता। कहती है कि इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई है उससे मेरे को पता चल गया कि आप ये अपने बेटे के लिए चढ़ा रहे हो, और मैं भी बहुत सालों से अपनी बेटी के लिए ऐसा ही करती हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, आप मेरे को खुद ही दे दो ये चुन्नी जब आप लेकर आए हो। फिर दोनों मिलकर वो चुन्नी और वो सारा प्रसाद जो है भगवान को चढ़ाते हैं मिलकर, जिसपे पंडित जी बोलते हैं कि दोनों माँ ने ये मांगी है इच्छा तो ज़रूर पूरी होगी। जो भी मन्नत तुम दोनों ने मांगी है तो आपको जल्दी ही आपका बेटा मिल जाएगा। फिर वो उन्हें एक अक्षत, फिर पंडित जी उन्हें चावल, मूली और रोली देते हैं और कहते हैं कि ये जाकर उस पेड़ पर बांध दो। और अनुपमा को बोलते हैं कि तुम भी इनके साथ जाओ, क्योंकि तुमने इनके साथ मन्नत मांगी है। वो दोनों जाकर वहाँ पर पेड़ पर वो चढ़ाते। पेड़ पर कलावा बांधते हुए अनुपमा उनसे पूछती है कि आपका बेटा कहाँ चला गया। तो कहती है एक दिन गुस्से में वो आकर हम घर छोड़कर चला गया, इसीलिए हर द्वारे मंदिर जाती हूँ कि कहीं से तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो अनुपमा उसको आश्वासन देती है कि ज़रूर आ जाएगा आपका बेटा, वापस ज़रूर आ जाएगा। मेरा मन कहता है, मेरी बेटी भी ऐसे ही चली गई थी, पर लेकिन कान्हा जी की कृपा से वो वापस आ गई। इस इच्छा को लेकर मन में वो लोग धागा बांधते हैं। राही देख रही होती है, इस पर वो लेडी पूछती है कि ये कौन है। अनुपमा कहती है ये मेरी बेटी है। वो उन्हें उधर बुला लेते हैं और फिर बात करने लगते हैं। और अनुपमा कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि आपका बेटा आपको ज़रूर मिल जाएगा। इस पर वो लेडी बहुत खुश हो जाती है और कहती है आपकी बेटी तो बहुत प्यारी, बहुत सुंदर है। वो कहती है हाँ वैसे तो ये बहुत अच्छी है, पर लेकिन आज और भी सुंदर लग रही है क्योंकि इसको इसका प्यार मिल गया है। पंडित जी उनको एक प्लेट वापस देकर जाते हैं प्रसाद की, जिसमें कुछ सामान रखा होता है और एक चुन्नी रखी होती है। उसमें से वो चुन्नी निकाल के वो लेडी राही को दे देती है और बोलती हैं कि बेटा ये तुम रखो, ये तुम्हारे और तुम्हारे प्रेम के लिए आशीर्वाद है, ताकि तुम्हारा प्रेम हमेशा बना रहे। इस पर राही अनुपमा की तरफ देखकर उनसे पूछती है और वो चुन्नी ले। अनुपमा और राही उस लेडी को प्रसाद देते हैं जो भंडारे में उन्होंने लगाया और पूछते हैं कि आप ये खाना चाहेंगी। वो खाने के लिए हाँ कर देती है और राही अपनी माँ की तारीफ़ें करने लगती है कि मेरी माँ अन्नपूर्णा है और हमारा केटरिंग का बिज़नेस है, ये सब बताने लगती है। जिस पे अनुपमा उसको मना करती है, पर लेकिन वो फिर भी बता ही देती है। उसके बाद जो है जैसे ही वो लेडी वो प्रसाद खाती है, कहती है आपने तो सच में ये प्रसाद इतना अच्छा बनाया है, बिल्कुल सादा है पर लग रहा है जैसे अमृत घुला हुआ है इसके अंदर। फिर वो और थोड़ा प्रसाद मांगती है तो इस पे अनुपमा उसको पूरा बॉक्स दे देती है और कहती है शायद ये आपके लिए ही बचा था, प्लीज़ आप ज़रूर खाइए और खाकर ये मन में इच्छा रखिए कि अब जल्दी ही आपका बेटा आपको मिलने वाला है। इस पे वो लेडी और ज़्यादा खुश होके वो प्रसाद खाने लगा। आपको क्या लगता है, क्या जल्द ही उन्हें उनका प्रेम, उनका बेटा मिलेगा?
कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब। कमेंट में बताइए हम आपके लिए और क्या क्या ला सकते हैं जो आपको पसंद आए, ज़रूर बताइएगा।